लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राज्यसभा में 4 सांसदों के विदाई समारोह पर भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद की विशेष रूप से तारीफ की। गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय काफ़ी भावुक हो गए। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे जुड़ी कई मानवीय घटनाएं बताई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम नबी आज़ाद की कई खासियतों का भी जिक्र किया और इन विशेषताओं के लिए उन्हें सैल्यूट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पद सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, उसे गुलाम नबी आज़ाद से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में गुजरात से टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं। गुलाम नबी के कार्यकाल में टूरिस्टों पर हमला हो गया, जिसमें करीब 8 लोग मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी ने मुझे फ़ोन किया। वो फ़ोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फ़ोन पर। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उन्हें कहा कि फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। रात में फिर गुलाम नबी जी का फ़ोन आया। वो एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जैसे अपने परिवार की चिंता करें वैसी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पद सत्ता जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन उसे कैसे पछाना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट किया, जिस पर गुलाम नबी आज़ाद ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मेरे लिए बड़ा भावुक पल है। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। मैं एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी का घटनाओं और अनुभवों के आधार पर आदर करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है उनकी सौम्यता, निर्ममता इस देश को कुछ कर गुजरने की कामना उनको चैन से नहीं बैठने देगी। विशेष रूप से मुस्लिम्स में, और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो मैं कश्मीर में ही पढ़ा। और गांधी को पढ़ता था मैं, नेहरू को पढ़ता था, मौलाना आजाद को पढ़ता था, इन 3 की। तो जो मैंने सीखा है देशभक्ति का स्कूल से लेकर, और वो देशभक्ति आज उन नौजवानों की नजर में जो सियाचिन में है, जो जम्मू कश्मीर में कई दशकों से है, ठंड में है, बर्फ में है, उनके नाम से शुरू करता हूं मैं। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए। मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। ये मेरे मन में बचपन से और स्कूल से ये बात रही। और जब मैं कश्मीर के सबसे बड़े कॉलेज एसपी कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी मनाया जाता था हमारे कॉलेज में। और 14 अगस्त तो आप जानते हैं किसके लिए मनाया जाता, और मेजॉरिटी उनकी थी जो 14 अगस्त को मनाते, और बहुत कम माइनॉरिटी थी दर्जन के अंदर, जिसमें मैं भी था और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहते थे। और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती। तो उस वक्त से निकलकर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारे लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं दूसरी पार्टीज को भी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी तो शुरू से ही कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए और
मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा यह सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहां ली होगी, वो मैंने सोपुर में ली, जहां के सोपुर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा, तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री, ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लोगों का, बहुत प्यार मिला। आनंद शर्मा जी ने जैसे बताया, शरद जी ने जैसे बताया कि उनको तो बहुत अरसे से जानता, मुझे सौभाग्य मिला और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज वो जिंदा नहीं, इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी जी का, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का अवसर मुझे तकरीबन 5 अध्यक्षों के साथ मिला और 4 या 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मिला। लेकिन अवसर यह मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का अवसर मिला। तो आज मेरे दोस्त, भाई, बहनें, मैं ये कह सकता हूं कि अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, ये बहुत एक चीज कमाई, बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्लियामेंट। मुझे अवसर मिला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या मंत्री के रूप में, वो इंदिरा जी के वक्त में मिला, राजीव जी के वक्त में मिला, सोनिया गांधी जी के वक्त में वो अवसर उन्होंने मुझे प्राप्त कराया, राहुल गांधी जी के वक्त में, और मुझे शायद बहुत सारे कम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ होगा कि जो अपनी उम्र से दुगने के लोग थे और बड़े लीडर थे, उनके साथ पार्टी की तरफ से मीटिंग करने का मौका मिला और पार्टी के साथ कई नेगोशिएशन करने का मौका मिला। उनमें ज्योति बसु जी थी, करुणानिधि जी थे, जयललिता जी के साथ मैंने अलायंस किया, करुणाकरण जी थे, चंद्रशेखर जी थे, देवीलाल जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रकाश सिंह बादल जी से अलायंस नहीं किया, लेकिन कई चीजें, जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तब कई मीटिंगें हुई। मैं जब देखता था
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये देखता था। आईके गुजराल साहब से, शुरू सोनम जी से, शाहब तंगल जी से, मुपनार जी से, फारूक साहब से, मुफ्ती साहब से, ये सब लोगों के साथ कई दफा, और यही वजह है कि यहां भी उसी तरह से मैंने चलाया। 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंदिरा जी, फोतेदार जी और हमें बताती थी। फोतेदार जी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। कहा जरा अटल जी से भी संपर्क में रहा करो। बीजेपी ने उन्होंने कहा अटल जी से संपर्क में रहा करो। तो वो इस सोच की थी। बाद में राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा भाई अब विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास तो 2 MLA MP हैं, हमारा इतना बहुमत, उनको भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना होता होगा, उनसे भी जरा पूछा करो। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मिनिस्टर बना मैं उनके वक्त में राजीव गांधी जी, तो फिर एक दफा फिर याद दिलाया कि आप बहुत सारे काम अपनी पार्टी के कराते हो, विपक्ष के भी कुछ करते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल हूं। 5 साल 91 से 96 तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, और भी पोर्टफोलियोज थे मेरे पास। और अटल जी विपक्ष के नेता रहे। हमारे पास बहुमत नहीं था और अलायंस भी नहीं था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हो, यह हाउस चलाना कितना आसान मुश्किल हो सकता। लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन 5 साल में मुझे अटल जी की लीडरशिप हुआ, और उनसे सीखा मैंने कि किस तरह से हल निकाला जा सकता, विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे। मैंने अपने LOP के जमाने में यह कोशिश की। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को
एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटनाओं और अनुभवों के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।